Hello friends, Namaskaram. Welcome to the online education IS platform. I am Anjali Sisodia. Today we will discuss these 5 topics which I have given, that is network for animal productivity and health, sulfur dioxide emissions, regulatory sandbox, tidewater glaciers and tardigrades. Let's begin. Our फर्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये कौन निकालता है. ये निकालता है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ठीक है, ये एक आईटी एप्लीकेशन है जो फैसिलिटेट करता है आपका रियल टाइम रिलायबल डेटा पे, जो कि किस किस पे होता है, ब्रीडिंग पे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉसब्रिड एज वेल एज एक्जोटिक मिल्क एनिमल डिलीवर्ड एट फार्मर्स डोर स्टेप. ओके, जो भी आपके मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स रहेंगे, जो मतलब उन एनिमल्स पे उनकी ब्रीडिंग, उनका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिजीनियस एज वेल नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स एज वेल जो क्रॉस ब्रिड करे गए हैं एंड एज वेल एक्जॉटिक मिल्क एनिमल, सभी का ये एक कैप्चर करके एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म रिलायबल डेटा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना ऑफ एनिमल्स एंड ट्रेसिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट. अब इसमें क्या होगा कि हर एक एनिमल को एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथ्रिन ईयर टैग दिया जाएगा, जिसके अंदर एक 12 डिजिट यूआईडी होगा, जिसको हम बोलते हैं पशु आधार. ठीक है, जैसे हम लोगों का जो आधार होता है, तो इनके कानों में एक डिवाइस लगाई जाएगी, दैट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, जिसके अंदर एक 12 डिजिट यूआईडी होगा, दैट इज पशु आधार. नाउ जो ये डेटा कैप्चर करा जाएगा, उसके अंदर जैसे कि स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ब्रीड एंड पेडिग्री ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अपार्ट फ्रॉम की जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है. जैसे कि हमने देखा कि मिल्क एनिमल है, तो मिल्क एनिमल कौन से होते हैं? जो दूध दे सकें, जो मिल्क प्रोडक्शन दे सकें. ठीक है, तो उसके अंदर काविंग, मिल्क प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन हिस्ट्री, तो ये सारा किसी भी एनिमल से जो भी रिलेटेड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करी जाएगी. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी जैसे हम देखते हैं जो काउज हैं, बफेलोज हैं, ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभार. ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिवाइस लगी रहेगी, कौन सी डिवाइस? आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन डिवाइस, तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि वो एनिमल कौन से स्टेट को बिलोंग करता है. ओके, एंड इट हेल्प टू एड्रेस द मेजर इशू ऑफ जोनेटिक डिसीजेज. जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जोनेटिक डिसीजेज बहुत ज़्यादा फैल रही हैं. मतलब कि जोनेटिक डिसीजेस कौन सी होती हैं? जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आए. ओके, तो जो ये अगर आप ये लगा के रखोगे तो इट विल हेल्प टू एड्रेस द मेजर इशू ऑफ जोनेटिक डिसीज, क्योंकि इसके अंदर आपके पूरे एनिमल की हिस्ट्री उसके अंदर होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. ये कौन रिलीज़ करता है? आपका आरबीआई रिलीज़ करता है. और ये एक सैंडबॉक्स है. ये क्या है? ये क्लोज्ड टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, डिज़ाइंड फॉर एक्सपेरिमेंटिंग सेफली विथ वेब और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपका डिजिटल, अभी जैसे हमको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं हम, तो मैनुअली टू डिजिटल. ठीक है, तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी रन है, तो इसको एड्रेस करने के लिए कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना इमर्ज हो, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस, जो कि टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं फॉर न्यू बिजनेस मॉडल दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय करंट रेगुलेशन और सुपरवाइज्ड बाय रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है तो आप इसको इन्वायरमेंट से रिलेट कर दें. ठीक है, यूपीएससी जब भी पूछेगा तो ये आपको सैंडबॉक्स से अगर लग रहा है कभी कि ज्योग्राफी का हो सकता है या इन्वायरमेंट का हो सकता है, तो दैट्स नॉट द केस. ये आरबीआई रिलीज़ करता है और ये आपके डिजिटल इकोनॉमी आ रहा है, जो आपका फिनटेक वर्ल्ड है, उसको उनकी प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए, या उनमें जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें जो वेब सेफ्टी मेजर्स हैं, तो ये सारे रेगुलेशंस इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में होते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा? इट विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक सेक्टर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज लास्ट टाइम यूपीएससी ने नाइट्रोजन एमिशन पे क्वेश्चन पूछा था. तो अभी सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट? द कॉन्टेक्स्ट इज कि एक ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पता कराया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड के परस्पेक्टिव में अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती है इंडिया से रिलेटेड, तो दिस यू शुड नो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 15% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस कौन से होते हैं? जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ से हो रहे हो.
ठीक है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड तो आपके वोल्केनिक एमिशन में भी रिलीज होती है, बट मोर देन 15% जो है वो इंडिया खुद कंट्रीब्यूट करता है ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, ठीक है। अब लार्जेस्ट SO2 का सोर्स कौन सा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ठीक है। अब स्मॉलर सोर्स, लार्जेस्ट सोर्सेज आपके हो गए पावर प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय पावर प्लांट्स, एंड स्मॉलर सोर्सेज हैं आपके जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं सच एज एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर, या फिर आप ये जो मैंने आपको बताया वॉल्केनोज एंड लोकोमोटिव से भी आता है, शिप्स एंड अदर व्हीकल से भी आता है, हैवी इक्विपमेंट दैट बर्न फ्यूल विद अ हाई सल्फर कंटेंट। नाउ द प्राइमरी रीज़न क्या है कि इंडिया का इमिशन इतना ज़्यादा है? बिकॉज द एमिशन आउटपुट इज़ हाई बिकॉज इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि हमारा जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं इट लैक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ इसमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि इंडिया ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया जो है एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, और जो इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं दे लैक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, दैट्स वाई जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जो SO2 गैस है ये आपके एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रीकर्सर फॉर सल्फेट एरोजोल्स, ठीक है। और सल्फेट एरोजोल्स क्या हैं? ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड्स एंड ऑल्सो लीड टू आउटब्रेक ऑफ हेज एंड अदर हेल्थ एंड क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, राइट। आगे चलते हैं। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइड वाटर ग्लेशियर्स, राइट। सो टाइड वाटर ग्लेशियर्स क्या होते हैं? देखो आप इसी से समझो कि ग्लेशियर भी है और उसमें टाइड्स भी हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है तो टू जस्ट विजुअलाइज द इमेज ऑफ वॉट टाइड वाटर ग्लेशियर लुक्स लाइक। सो कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें अंडर वाटर मेल्टिंग ऑफ टाइड वाटर ग्लेशियर इज अकरिंग 100 times फास्टर देन प्रीवियसली थॉट, मतलब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है अंडर वाटर मेल्टिंग ऑफ टाइड वाटर ग्लेशियर। तो इस कंटेक्स्ट में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि टाइड वाटर ग्लेशियर होते क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम वो देखते हैं ये क्या है। ये वैली ग्लेशियर्स हैं दैट फ्लो ऑल द वे डाउन टू द ओशन, जैसे कि आपका ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा। आपका ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये जो वैली बनी है तो इस वैली के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं, दे फ्लो ऑल द वे डाउन टू द ओशियन, और यहाँ पे अगर आपका कुछ भी पानी है या कोई ओशनिक बॉडी वाटर बॉडी है तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए इधर आते हैं। एंड टाइड वाटर ग्लेशियर मीट द ओशन एट द कार्विंग फ्रंट वेयर ice undergoes melting by the ocean submarine melting and iceberg carve off into the sea। देखो यहाँ से अगर आपका ये कोई आइस बॉडी आ रही है, ठीक है, और यहाँ ओशन है, तो अगर यहाँ पे ये डिप करेंगे तो ये क्या करेंगे? मेल्ट होना शुरू कर देंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ लिक्विड है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जब भी वो आएंगे तो वो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, बाय द ओशन, दैट इज सबमराइन मेल्टिंग एंड आइसबर्ग कार्व ऑफ इनटू द सी, वो आइसबर्ग सी में बह जाएगा। एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ अंडर वाटर मेल्टिंग इज ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक, अब ये भी हमको पता है कि देखो क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, तो इससे भी आप उससे रिलेट कर सकते हो कि अगर ये बर्फ़ पिघल रही है तो इट इज़ ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, आइस ब्रेकिंग, शिप्स etc। नाउ ये जो इंक्रीज्ड रेट है अब इससे क्या होगा? क्योंकि देखो ये मैंने अब यहाँ पे डिफरेंस बताने की कोशिश करी है अब बिटवीन सी आइज एंड ग्लेशियर्स, बट अगर जैसे ग्लेशियर की आइस पिघलेगी टाइड वाटर ग्लेशियर की तो उससे इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होंगे? एक्सट्रीम फ्लडिंग, बाढ़ आ जाएगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, बिकॉज देर आर मेनी एनिमल्स, देर इज मच मोर डाइवर्सिटी इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस, ओके। अगर ओशन में है या ग्लेशियर में है, ठीक है, तो यहाँ दोनों ही केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो यहाँ पे दोनों ही केस में आपकी कुछ बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करती है, राइट। तो एंड डिसअपेयरिंग ऑफ कोरल रीफ्स, स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। नाउ हियर आई हैव ट्राइड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सी आइस एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। तो देखो सी आइस क्या होती है आपकी? सी आइस फॉर्म्स एंड मेल्ट स्ट्रिक्टली इन द ओशियन, ठीक है। आपका ये ओशियन है, ओशनिक, लेट मी रेज इट। आपका अगर कोई ओशियन है, ठीक है, ये आपका अगर ओशियन है और यहाँ पे सी आइस है तो वो अंदर ही रहेगी, ठीक है, और वो अंदर ही मेल्ट होगी। बट
जो ग्लेशियर्स होते हैं ये आपके लैंड में फॉर्म होते हैं, एंड आइसबर्ग्स आर चंक्स ऑफ ग्लेशियल आइस दैट ब्रेक ऑफ ग्लेशियर्स एंड फॉल इनटू द ओशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये वैली है, यहाँ पे वैली है, तो आइस यहाँ से ट्रैवल करके अगर ओशन में डिप होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा और फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ अ सी आइस इज ऑफन कंपेयर टू आइस क्यूब्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सी, जैसे कि ये एक जनरल एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो सी आइस क्या होगा कि जो आप आइस क्यूब्स इसके अंदर डालते हो, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल वाटर का एक आ चुका है, ठीक है। अब अगर आइस मेल्ट होगी तो आपका वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा इसमें, ठीक है। बट ग्लेशियर के केस में ऐसा नहीं है। ग्लेशियर क्योंकि वो लैंड में फॉर्म होते हैं, तो अगर वो मेल्ट होंगे, सपोज अगर ये एग्जाम्पल ले रहे हो आप, यहाँ पे आपका पूरा ओशन है, ये पूरा आपका पानी है, ओशन है, ठीक है, और ग्लेशियर क्या है, आपके बाहर के आइस क्यूब्स, ठीक है। अब ये आइस क्यूब्स अगर आप इसमें डालोगे तो डेफिनेटली आपके पानी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आया कि व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट बिकॉज दैट वाटर इज स्टोर्ड ऑन लैंड, जो ये रन ऑफ है इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओशन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सी लेवल राइज। आपका जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टार्डिग्रेड्स, ठीक है। तो दीज आर द आर्टिकल्स जो मैंने आपके इसलिए छांटे हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है, करंट अफेयर भी काफ़ी बढ़ चुका है। सो दीज आर द मीन्स वन लाइनर्स के तौर पे या सिर्फ स्टेटमेंट्स के तौर पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज टार्डिग्रेड्स। तो टार्डिग्रेड्स क्या है, पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इजराइल का एक स्पेस क्राफ्ट गया था बेयरशिट। आप यहाँ ये याद रखना कि बेयरशिट इज़ अ एयरक्राफ्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट ऑफ इजराइल। सो इजराइल का एक स्पेस क्राफ्ट गया था बेयरशिट जो क्रैश हो चुका था। उसके अंदर कहा गया था कि इट हैड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टार्डिग्रेड्स ऑन बोर्ड, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एज आई रिटन हियर कि इट इज़ द ओनली एनिमल टू हैव सर्वाइव्ड ऑल 5 एक्सटिंक्शंस नोन टू मैन। सो क्या है देख लेते हैं हम। इनको वाटर बियर और पोस पिगलेट भी बोला जाता है, और ये रिफर मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ फ्री लिविंग टाइनी इन्वर्टेब्रेट्स बिलोंगिंग टू द फाइलम टार्डिग्राडा, ठीक है। अब ये तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट हाँ यूपीएससी ने ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं जो एथ्रोपोड्स या जो उनके क्लासिफिकेशन होती है, तो क्लासिफिकेशन पे यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप यहाँ से याद रखना कि जो टार्डिग्रेड्स है ये आपके एथ्रोपोड्स में आता है। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं लेस देन अबाउट 1 mm, राइट। एंड टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर जो एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सर्वाइव करते हैं। दैट्स व्हाई द स्पेसक्राफ्ट कैरिड देम टू दैट मच हाइट, ओके, एंड एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस, एंड इट इज़ द ओनली एनिमल टू हैव सर्वाइव्ड ऑल 5 एक्सटिंक्शंस नोन टू मैन। नाउ बहुत ही वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं, लाइक इन डैम्प मॉस, ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स, fresh water in the sea. As I have told you कि this is are the animals that can survive in extreme weather also, okay. So और अगर unfavorable conditions है तो they go in a state of suspended animation called the tun state. अभी टून स्टेट क्या है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो पहली बात तो वहाँ कोई बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। और अगर ये वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो दे विल गो इनटू अ स्टेट कॉल्ड टून स्टेट इन विच द बॉडी ड्राइज आउट एंड अपीयर्स एज अ lifeless ball, and tardigrades can survive टर्न्स फॉर ईयर्स और इवन डिकेड्स टू वेट आउट ड्राई कंडीशंस, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा, जैसे अपन पोलर बियर का देखते हैं, वो पोलर बियर जो है वो 6-6 महीने सो सकता है या रह सकता है बिना खाने के, बिना पानी पीने के, ठीक है। वो एक उनकी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ लिविंग। तो वैसे ही जो टार्डिग्रेड्स है ये इनकी जो स्टेट ऑफ लिविंग है ये वाली, ये आपकी टुन्स है। तो जो टार्डिग्रेड्स हैं ये टुन स्टेट पे ईयर्स तक, इवन डिकेड्स तक रह सकते हैं। दैट्स वाई इट्स बीन सेड दैट these are the animals which those have seen the 5 extinctions known to men. Now ये खाते पीते क्या है, ये plants, animal cells, and even they can eat bacteria also. Now this is the miscellaneous, that is one liners I have written. So आप डायरेक्ट याद रखना, जैसे कभी क्वेश्चन आ रहा है कि फेडोर या स्काईबॉट F850 क्या है, तो ये रशिया का एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जो उन्होंने ISS में भेजा था, जो इसने इट हैज़ स्पेंड 10 days in space to assist the astronauts. Now one more thing, ICAR फ्यूसिकॉन्ट, ठीक है। ये ICAR ने एक फ्यूसिकॉन्ट बनाया है टू कंट्रोल द पनामा विल्ट that is affecting the banana crop in regions of UP and
बिहार। तो ये आपको याद रखना है कि जो पनामा विल्ट है ये किस पे अफेक्ट करता है, आपका बनाना क्रॉप पे अफेक्ट करता है इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार। और जो ये पनामा डिसीज़ है, ठीक है, ये एक फंगल डिसीज़ है, फंगस से होती है ये। और अगर किसी भी खेत में, किसी भी बनाना के खेत में अगर ये हो जाए तो ये आपकी क्रॉप को 50% तक डैमेज कर सकती है, ठीक है। Now one more index is there, that is चाइल्ड वेल बींग इंडेक्स। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड विजन इंडिया। ये एक एनजीओ है विद IFMR लीड। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड विजन इंडिया, ठीक है। 24 इंडिकेटर्स होते हैं जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, दैट इज हेल्दी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट। अब इसमें टॉप केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा है, एंड मेघालय, झारखंड एंड मध्य प्रदेश आर एट द bottom, and among the UTs it is the Puducherry was the best performing. So these were the article which of today's article, and if you like the video please do like, share and subscribe. Thank you.